एस्पायरेंट्स, आज हम देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जेंडर इक्वलिटी के लिए। उसके बारे में ब्रीफली हम देखेंगे कि एग्जैक्ट क्या स्कीम है और उसकी अभी फिलहाल में जो इवैल्यूएशन हुआ है अभी क्या कंडीशन है। सी द सिनेरियो दोस्तों, इट्स अ वेरी पुअर कंडीशन। सिलेक्टिव सेक्स रेशो आप देख सकते हो, चाइल्ड सेक्स रेशो काफी पुअर है, कॉन्सिस्टेंटली कम होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। यदि हम हर सेंसस देखें सिंस 1981 टू 2011 तो हम क्या देखते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशो यानी क्या है कि इट्स नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। ये ध्यान में रखो, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा जा सकता है ना। सो इट्स अ वेरी डिसएम्पावरिंग इंडिकेशन, बहुत ही बुरा हाल है। जिस देश में हम वुमेन्स को शक्ति का रूप मानते हैं, जिस देश में हम कहते हैं कि जो लड़की है वो धन की पेटी है ना, गुड लक है, और वही कंट्री में हम क्या देखते हैं कि डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। व्हाट इट शोज, ये क्या शो करता है, कॉन्सिस्टेंट डिक्लाइन। इसका मतलब क्लियर कट शो कर रहा है कि इट्स अ जेंडर बायसनेस अमंग्स द इंडियन सोसाइटी। एग्जैक्टली क्या इशू है एक ब्रीफली देख लेते हैं। मिसिंग द गर्ल, दैट इज द मेजर इशू। एक बहुत बढ़िया टाइटल है, मिसिंग द गर्ल्स। वाई द मिसिंग द गर्ल्स इन जनरल। यदि नेचुरली हम देखें दोस्तों, तो नेचुरली हम कंडीशन ऐसी है कि नेचुरल बर्थ में वुमेन्स का रेशियो जो है मेल से ज्यादा रहना चाहिए। यानी से एग्जांपल, यदि सपोज टू बी एक 1000 मेल्स है तो 1000 मेल के रेशियो में ये नियर टू है ना, मतलब आइदर 1000 और मोर देन 1000 रहना चाहिए, है ना। दैट इज अ फीमेल और मेल, ये 1000 के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो। अब ये सिनेरियो है, लेकिन हमारे यहाँ पे गर्ल्स मिसिंग है, यानी करीबन 50% जो है ये वुमेन्स का रेशियो रहना चाहिए डेमोग्राफी में, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये कहा जाती है इतनी गर्ल्स, तो दिस गर्ल्स आर किल्ड, है ना, मारी जाती है थ्रू द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस। दोस्तों पहले तो ये मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे जिससे पता नहीं चलता था, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता था, है ना। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, पहले सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता था। तो जो बच्ची पैदा हो जाती थी, पैदा होने के बाद उसको मारा जाता था विथ वेरी हेनियस कंडीशन, बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता था। जैसे नदर्न इंडिया से यदि देखे जाए तो नदर्न इंडिया में हम देयर इज अ ट्रेडिशन कि एक यदि बच्ची पैदा होती है तो वो बच्ची को राइस हग्स खिला के उसका थ्रोट जो है एकदम टेंडर थ्रोट रहता है, उसको सिल्ट हो जाता था, ब्लीडिंग हो से वो मर जाती थी। या फिर उसको ये देखिए पोस्टर में दिख रहा है, एक गीला कपड़ा जो रहता है उसमें लपेटा जाता था ताकि सफोकेशन से वगैरह, बहुत ही मतलब इनह्यूमन तरीके से ये सब होता था, है ना, बिकॉज ऑफ जस्ट जेंडर बायसनेस। अब मॉडर्न गैजेट्स आने की वजह से हम क्या देखते हैं, तो सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शंस हो रहा है। नदर्न इंडिया में देखिए आप, ये सब इश्यूज दिखते हैं। दूसरा अभी एक खास बात है, दैट इज अ सेक्स सिलेक्शन। मॉडर्नाइजेशन हो गया है और अभी संतान यदि नहीं होती, यदि चाइल्डलेस कपल्स है तो चाइल्ड बियरिंग होना चाहिए करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस वगैरह है, IVF, है ना, ये जो टेक्नोलॉजीज आई, नई टेक्नोलॉजीज, इसके वजह से हम देखिए कि जैसे IVF करते हैं वो कपल को इन जनरल मेल बेबी हो जाता है ना, फीमेल बेबी नहीं होता है, मतलब गर्ल्स नहीं होती, सन होते हैं। ये एक खास बात है ना। तो ये सेक्स सिलेक्शन हो रहा है कि वहीं पे उस ढंग से ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि लड़का हो लड़की ना हो। अब लड़की हो गई तो हम क्या देखते हैं कि कॉन्सिस्टेंटली निग्लेक्ट, उसका डाइट जो है उन्हें न्यूट्रिशनल लेवल पर जो है, सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर कॉन्सिस्टेंटली निग्लेक्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली
एक तो बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन हो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो वीक हो जाती है, एनीमिक हो जाती है ना, ये कंडीशन हम देखते हैं। और इसके वजह से हम डेथ रेशो जो है फीमेल का ज्यादा रहता है ना। अमर्त्य सेन जो है इन्होंने भी ये निग्लेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन न्यूट्रिशन, ये आप उनके अपने थीसिस में बताया था कि किस ढंग से देयर इज अ हायरार्की ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फैमिली। फैमिली में हायरार्की में सबसे आखिरी में लड़की का नंबर लगता है गरीब फैमिली में। अब ये मिसिंग होने की वजह से क्या रीजन है, मतलब व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस जेंडर बायसनेस, क्या रीजन है? सो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर पैट्रियार्कल सोसाइटी। इंडिया में क्या खास बात है ये पुरुष सत्ता जो सोसाइटी उसकी, तो दैट इज इशू। देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, वो सब ट्रेडिशंस और रिचुअल्स आर सेंटर्ड अराउंड द सन, है ना, लड़के के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे यदि मोक्ष प्राप्ति होनी है तो मोक्ष प्राप्ति भी जब तक लड़का अग्नि नहीं देता माता पिता के शव को, तब तक उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। सो ऑब्वियसली रीना ट्रेडिशंस ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ये इतनी इनइक्वालिटी है इंडियन सोसाइटी में कि देयर इज अ इश्यू ऑफ अ डाउरी सिस्टम। अब ये डाउरी सिस्टम एक्चुअल रिफ्लेक्ट करती है जेंडर इनइक्वालिटी, और उसकी सिंबॉलिक लेवल पर यदि देखे जाए तो हम देखते हैं मैरिज में एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज अ पाव पूजा, है ना। एक पाव पूजा एक सिस्टम है। एक दीपांकर गुप्ता जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ अच्छे से सिंबॉलिक लेवल पर एक्सप्लेन किया है कि पाव पूजा जो होती है या जहाँ पे लड़के के पर लड़की वाले पढ़ते हैं, है ना, उसका आदर सत्कार करते हैं, और उसका ही ये सिंबॉलिक एलिमेंट जो इसका रिफ्लेक्शन है ये डाउरी सिस्टम। और डाउरी सिस्टम के वजह से क्या हो जाता है कि वुमेन्स बिकमिंग अ लायबिलिटी, गर्ल बिकमिंग अ लायबिलिटी टू द फैमिली। अब फैमिली की लायबिलिटी होने की वजह से गर्ल्स ना हो ये हर फैमिली को लगता है। और ऑन द अदर हैंड बच्चा जो है लड़का पैदा होते बराबर एसेट बन जाता है, क्योंकि वो यदि पढ़ लिख लेता है तो लड़की का बाप तो बिल्कुल डंका चोट, एकदम डंके की चोट पर कहता है कि भाई मेरे लड़के ने डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है, इतना दहेज चाहिए, उतना बस। जो ये मार्केट है मैरिज का मार्केट, ये मैरिज के मार्केट में वो बस बोली बढ़ा देता है लड़के का बाप। और ये सब सिस्टम जो है ये in general very acceptable in the society, that is a issue because it's converted into a culture of India, है ना। और खास बात यह है कि अभी देखा जाए तो वीक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी इंडिया में है। अब वीक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम रहने की वजह से क्या इशू होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर डिपेंड ऑन द सन, क्योंकि लड़की तो भाई अपने ससुराल चली जाती है, इट्स लायबिलिटी। अब ऐसे सिचुएशन में ये जेंडर बायसनेस ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मुझे लड़का हो। अब इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाट आर द स्पिल ओवर इफेक्ट्स विच आर नेगेटिव। सबसे पहले तो सेक्स रेशो पुअर हो जाता है, लड़कियां कम हो जाती है, लड़के ज्यादा होते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, जब लड़के मैरिजेबल एज में आते हैं मैरिज हो नहीं पाता, देयर इज अ मैरिज स्क्वीज कंडीशन, है ना। पर्टिकुलरली आप देखो हरियाणा में तो बाहर से लड़कियां लाना पड़ रहा है, अभी लड़कियों को डाउरी देनी पड़ रही है कि भाई लड़कियों को कि मेरे साथ शादी कर लो यार। बहुत ही बुरी कंडीशन अभी हरियाणा में है ना, बिकॉज ऑफ द दिस पुअर सेक्स रेशो। अब लड़के जो है इनकी शादी नहीं हो रही, इनकी उम्र बढ़ रही, दे आर साइकोलॉजिकली इन अ वेरी डिफरेंट कंडीशन, तो ऑब्वियसली उनका सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है फॉल्टी हो जाता है, और उसके वजह से एक सोशल क्राइम्स बढ़ जाते हैं। abuse, molestation of the women and children which are being rising, वो बढ़ जाते हैं। Obviously अभी half of demography is missing, subjugated, है ना, और इसका असर जबरदस्त गिरता है, वो है ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, है ना। हमारे जो महापुरुष है उन्होंने कहा ही है कि जो भी सोसाइटी उसका डेवलपमेंट का बैरोमीटर यदि देखना है तो वुमेन्स के डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है। यदि वुमेन्स का डेवलपमेंट नहीं तो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस पुअर चाइल्ड सेक्स रेशो हैविंग अ लार्ज नेगेटिव स्पिलओवर इफेक्ट,
and which culminated into the overall lack of the development and ultimately Indian society का जो development वो रुके से गया है because of this gender biasness। अब हम देख लेते कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, अभी पुअर कंडीशन कहां तक है। अब देखो 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 था, वो 2011 में 919 हो गया। अब खास बात यह है कि रूरल एरिया का सेक्स रेशियो जो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज मोर देन द अर्बन एरियाज। ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स। एक, रूरल एरिया में जो मॉडर्न गैजेट्स जो है इसका पेनेट्रेशन कम है, पेनेट्रेशन ऑफ मॉडर्न गैजेट्स जो है ये कम है। या आप ये भी देख सकते हैं जितने कुछ बैकवर्ड एरियाज है इधर भी पेनिट्रेशन कम है, इसलिए थोड़ा सेक्स रेशियो ज्यादा है। दूसरा यह है कि अर्बन एरिया में सेक्स सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है। कौन सा माइग्रेशन होता है? सेक्स सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है, और इसी वजह से भी हम क्या देखते हैं, अर्बन एरियाज में सेक्स जो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ये कम दिखने को मिलता है। हरियाणा तो बहुत वर्स कंडीशन में 834 ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वहां पे बहुत बुरी कंडीशन है। माना थोड़ा सा बढ़ गया है, एक्चुअली देखा जाए तो 2001 के कॉन्टेक्स्ट में 2011 का सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा का बढ़ गया है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव यहाँ का तो बहुत ही बुरे कंडीशन है। दिल्ली के रूरल एरिया का सेक्स रेशियो जो है वो बहुत बुरे कंडीशन में हम देखते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल देखे जाए, पूरा मैप देखिए आप, तो ओवरऑल इंडिया जो है वो बहुत बुरे कंडीशन में, नेशनल एवरेज से जो वेस्टर्न नदर्न एरियाज देखिए काफी बुरे कंडीशन में। अब ये सब बैकग्राउंड देख के ही ऑन द 22 जनवरी 2015 एट पानीपत हरियाणा, देखो हरियाणा में ही रखा क्योंकि वहां पे वर्स्ट कंडीशन है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ, सिर्फ बचाओ नहीं तो बेटी पढ़ाओ। दैट मीन्स नॉट जस्ट टू सेव द चाइल्ड बट एम्पावर द चाइल्ड टू फोकस ऑन द इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना। ये पूरा चीजें जो है इस पर फोकस की गई है। ये जो योजना है, ये स्कीम है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अपने माधुरी दीक्षित नैने जी थी, और इसका जो मीडिया जो है, सोशल मीडिया हैशटैग प्रमोशन है, ये है हैशटैग सेल्फी विद डॉटर। ये थोड़ा याद रखो दोस्तों, कभी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं कि किस ढंग से ये स्कीम देखी गई है। तो पहले इनिशियली जो है ये स्कीम जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्लान बनाई थी 2014-15 में, और 100 करोड़ इसके लिए जो ईयर मार्क किए गए थे। ये मेनली फोकस हुई थी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली, ये एरिया में। ये जो एरिया है ना, आप देख लीजिए, ये जो एरिया है, ये एरिया कवर करती है, इतना एरिया जो है कवर किया, क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो है जेंडर बायस एरिया है, पुअर सेक्स रेशियो आ रहा है। अब इनिशियल सक्सेस हो गया है। इनिशियल सक्सेस के बाद फिर ध्यान में आया कि भाई राजस्थान जो एरिया है ये भी एक वीक एरिया है ना, इसलिए ऑन द 8 मार्च 2018 एट झुंझुनू जो है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट 640 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इसका जो है डिक्लेयर कर दिया, एम्बिट बढ़ा दिया। दैट मीन्स आफ्टर 2018 नाउ इट इज अ पान इंडिया स्कीम। अब यदि हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके बेसिक्स हम देख लेते हैं ये स्कीम के। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। एक है टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, है ना। पहले तो लड़की जो है उसकी एंट्री तो होनी चाहिए भाई, तो पहले एलिमिनेशन, पहले ही इसमें एलिमिनेट ना हो, वो एक है ना। दूसरा है कि जब एलिमिनेट नहीं होती तो सर्वाइव तो होनी चाहिए, क्योंकि यदि लड़की आ गई तो निग्लेक्ट होती है, तो इसलिए सर्वाइव होनी चाहिए। सर्वाइव सिर्फ होना नहीं चाहिए, तो साथ में वो प्रोटेक्ट भी होनी चाहिए, अदरवाइज शी माइट बी अबूज्ड, और फिर सोशियो साइकोलॉजिकल उसका डेवलपमेंट गलत हो सकता है। साथ में उसका एम्पावरमेंट हो, इसलिए एजुकेशन, और एम्पावरमेंट इंक्लूसिव हो, इसीलिए पार्टिसिपेशन। तो बहुत ही जो है प्रिसाइज फोकस्ड ऑब्जेक्टिव्स ये योजना के है। अब ये योजना जो है ये टारगेटेड बनाई है,
तो देयर आर 3 टारगेट ग्रुप्स, 3 टारगेट ग्रुप्स बनाए। पहला प्राइमरी टारगेट ग्रुप, बड़ा फोकस टारगेट ग्रुप बनाए। यंग और न्यूली मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स, पेरेंट्स, इनको कवर किया। ये कोर ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही जो है गर्ल चाइल्ड का पूरा विश्व जो है वो रहता है। बाद में सेकेंडरी जो है अवेयरनेस के लिए यूथ, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, इन लॉज, मेडिकल डॉक्टर्स, है ना, जो गलत काम करते हैं उनको सेंसिटाइजेशन करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, इनको सेंसिटाइजेशन करना है ना। बाद में टर्शियरी ग्रुप्स जो है ये इंटीग्रेटेड लेवल इंस्टीट्यूशनल का इंटीग्रेशन करने के लिए पंचायत राज है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, रिलीजियस लीडर्स बहुत ही इंपैक्ट डाल सकते हैं इसके ऊपर, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, मेडिकल एसोसिएशन, इंडस्ट्री, जनरल पब्लिक, ये सब जो है यहाँ पे रहेंगे। ये 3 जो ग्रुप्स है, ये 3 ग्रुप्स का इंटीग्रेशन जो है, इनका सेंसिटाइजेशन और इनका पार्टिसिपेशन, ये फोकस रखा। इसके जो है कंपोनेंट्स यदि हम देखेंगे तो इनके 2 कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो दिमाग से जो है गंदगी निकालने का। तो इसी वजह से सबसे पहले जो है चाइल्ड के बारे में, गर्ल चाइल्ड के बारे में पॉजिटिव फोकस हो, इसलिए नेशन वाइड कैंपेन। और कैंपेन भी कैसा हो, सभी एरिया कवर करे, 360 डिग्री मीडिया अप्रोच, यानी एक भी ऐसा अप्रोच नहीं छोड़ना है, ऐसा एक भी टूल नहीं छोड़ना है कि जिसकी वजह से रीच ना हो अप टू द एंड ऑफ द सोसाइटी। इसलिए चाहे ऑल इंडिया रेडियो रहे, एफएम रेडियो रहे, है ना, चाहे दूरदर्शन रहे, प्राइवेट चैनल्स रहे, है ना, सोशल मीडिया रहे, ये सभी को कवर करके ट्राई टू रिच टू द ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। इसलिए एडवोकेसी ऑन मीडिया, इसका बहुत ज्यादा असर गिरता है, सच में असर गिरता है। एक रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि मीडिया का काफी कुछ अच्छा असर गया, पर्टिकुलरली जो ऑडियो विजुअल मीडिया है इसका असर जबरदस्त रहा है। दूसरा है मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन थ्रू इंटीग्रेटेड वे, है ना। तो कैसे कि जितने भी जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स है 405, है ना, उनको सिलेक्ट किया गया, यानी फोकस्ड किया गया है, और उसके साथ साथ शेमेटिक इंटरवेंशन जो है और सेक्टोरल एक्शंस की गई है। सभी सेक्टर को इंटीग्रेटेड वे से कवर किया गया है, यानी यहाँ पे है उनके जो विचार है, उनकी सोच जो है उस पर असर डालना, उनकी पॉजिटिव सोच बनाना पब्लिक की, और साथ में ऐसे क्रिटिकल एरिया में पूरा इंटीग्रेटेड वे से मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल लेवल पर वर्क करना। इसके यदि मॉनिटरेबल टारगेट्स यदि हम देखते हैं तो देयर आर टोटल 10 मॉनिटरेबल टारगेट्स, बहुत ही प्रिसाइजली रखे गए हैं और टारगेट बनाए गए हैं। पहला है कि सेक्स रेशो बढ़ाया गया है बाय 2 पॉइंट्स पर ईयर। दूसरा है जेंडर डिफरेंशियल जो है वो 7 पॉइंट से कम कर दिया जाए तो 1.5 पर ईयर, है ना। 1.5% इंक्रीज पर ईयर इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। दूसरा है 1% इंक्रीज पर ईयर ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर रजिस्ट्रेशन, वो भी बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके पहले इसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि उसको ट्रैक में रखे। इंक्रीज एनरोलमेंट एजुकेशनल, इसमें इन सेकेंडरी एजुकेशन पर्टिकुलरली, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट बढ़ जाता है अप टू द 82%। देन द मेजर इश्यू ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स, वो जो मेजर इशू है जिसकी वजह से लड़कियां का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, उस पर फोकस करें। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है ना, अमर्त्य सेन जो है इनके स्टडी में बोला गया है कि इट्स अ मेजर इशू कि यहाँ पे वुमेन्स जो है, गर्ल्स पर्टिकुलरली कम्स अंडर द एट द लास्ट रंग, आखिरी में सबसे रखा जाता है, इसलिए वहां पे फोकस करें। साथ में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ICDS, गर्ल्स अटेंडेंस, इक्वल केयर मॉनिटर्स, ये सब फोकस हो। साथ में प्रमोट द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, क्योंकि देयर इज अ इश्यू ऑफ अब्यूजमेंट, मॉलेस्टेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और इसके लिए पोस्को एक्ट जो है इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। साथ में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और ग्रास रूट फंक्शनरी, इनका सेंसिटाइजेशन हो, इनका जो है ट्रेनिंग दे दिया जाए ताकि ये लोग जो है
पब्लिक को अवेयर कर सके, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि ये काफी कुछ पब्लिक पर असर डालते हैं। अब 10 मॉनिटरेबल टारगेट के साथ साथ 8 स्ट्रेटेजीज बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज थे। पहला है मास मीडिया एडवोकेसी, जो 360 डिग्री कवर करना चाहता है ना। दूसरा है कि जितने भी ये जो है अपना चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसका जो कम हो रहा है इसमें इंप्रूवमेंट लाया जाए और जेंडर बैलेंस किया जाए। साथ में जितने भी फोकस सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे लो CSR है, उसको इंटेंसिव वे से एक्शन में लाया जाए। साथ में इनोवेटिव इंटरवेंशंस हो, है ना, कोई रूटीन नहीं, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिस टाइप के ना हो, इनोवेटिव इंटरवेंशंस हो। साथ में जितने भी ग्रासरूट लेवल की बॉडीज है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। कम्युनिटी जो है उनको एंगेज्ड किया जाए, सो दैट जिनका स्टीरियोटाइप, जो जेंडर स्टीरियोटाइप और सोशल नॉर्म्स है वो बदल जाए। जो डिलीवरी जो है सर्विस डिलीवरी, वो सर्विस डिलीवरी प्रॉपर वे से हो, सफिशिएंट रिस्पॉन्सिव हो और जेंडर और चिल्ड्रन राइट्स के बारे में सेंसिटिविटी बढ़ जाए। इंटर सेक्टोरल और इंटर इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस हो सभी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्रास रूट लेवल पर। तो दीज आर द 8 स्ट्रैटेजीज। ये 8 स्ट्रैटेजीज में काफी अच्छा फोकस किया है, मास मीडिया कवर किया है, जितना इंप्रूवमेंट कर सकते जेंडर बैलेंस के लिए वो करना है, इंटीग्रेटेड एक्शंस बनाए, इनोवेटिव प्रोग्राम्स बनाए, ग्रासरूट लेवल की बॉडीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जानी चाहिए, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। कम्युनिटी को एंगेज करके रखो, सर्विस डिलीवरी बेस्ट रखो और इंटरनल सेक्टोरल और इंटर इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस प्रॉपर हो। ये 8 स्ट्रैटेजीज बनाई है। उसके साथ उन्होंने मोडालिटीज जो है वो भी तैयार की है। मोडालिटीज ये जो है 4 लेवल पर बनाए गए। एक कन्वर्जेंस विद लाइन मिनिस्ट्रीज यानी प्राइम मिनिस्ट्रीज, अदर मिनिस्ट्रीज को कवर किया है, अदर स्टेक होल्डर्स और कारपोरेट सेक्टर, यानी पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड किया है। 3 जो कोर मिनिस्ट्रीज है जो इंटीग्रेटेडली ये स्कीम चलाते हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बाकी की जो मिनिस्ट्रीज और बॉडीज है वो है पंचायत राज, अर्बन लोकल बॉडीज, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट मिशन, रजिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो बॉडीज है गवर्नमेंट की रहेंगी। गवर्नमेंट की ये बॉडीज के साथ देयर इज अ कोलैबोरेशन ऑफ ऑल सिविल सोसाइटी, सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी और साथ में दूसरा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कारपोरेट सेक्टर जो है पूरा का पूरा कवर करेगा। कारपोरेट सेक्टर जो है ये CSR फंडिंग के लिए रहेगा, है ना, और NGO जो है एक्चुअल जो पब्लिक है उसके लिए एंगेजमेंट जो है एंगेजमेंट करके रखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द पीपल, दे आर नोइंग द पल्स ऑफ द पीपल, सब मालूम है उनको। और जो लोकल बॉडीज है पर्टिकुलरली और अदर इंस्टीट्यूशंस और कोर इंस्टीट्यूशंस 3 मिनिस्ट्रीज, इसका इंटरलिंक किया जाए और ये सभी का कॉन्वर्जेंस किया जाए, ऐसी मोडालिटीज बनाई है। अब इसका यदि देखे जाए तो हम इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी स्कीम है, पान इंडिया स्कीम है, तो इसका इवैल्यूएशन जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग, है ना। अब क्या है देख लेते हैं हम कुछ इवैल्यूएशन, क्या कंडीशन है क्या नहीं, कि अभी तक ये जो मॉनिटरेबल टारगेट्स रह गए वो अचीव हुए या क्या पिटफॉल्स रही या क्या नहीं, देख लेते हैं। अब यदि हम देखते हैं नीति आयोग का रिपोर्ट फरवरी 2021 का, तो ये बड़ा पॉजिटिव बताता है। ये कहता है कि ये सिग्निफिकेंट मास मोबिलाइजेशन हो सका है टू एलिमिनेट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और गर्ल्स के वैल्यूज जो है वो बढ़ गए हैं। साथ में बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिसेस कम्युनिटी लेवल पर शुरू हो गई है और लोगों में जेंडर सेंसिटाइजेशन बढ़ गया है। अब ये देखा जाए कि अवेयरनेस भी इसके ये स्कीम की वजह से बढ़ गया है। अब ये कॉन्सिस्टेंट एफर्ट्स ये स्कीम में रहा है अवेयरनेस के लिए, इसके वजह से सेक्स सिलेक्शन एट बर्थ जो है वो भी रुक गया है काफी हद तक, और पॉजिटिव एक्शंस जो है एजुकेशन के एरिया में,
और डेवलपमेंट के एरिया में अच्छी हो रही, ये पॉजिटिव रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग कहता है। साथ में जो कन्वर्जेंस एफर्ट्स थे वो काफी कारगर साबित हो गए, बहुत अच्छा रहा, ये भी ये नीति आयोग कहता है। अब ये पॉजिटिविटी के साथ कुछ है क्या देख लेते हैं। तो NCAER अगस्त 2020 का क्या रिपोर्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने इंडिपेंडेंटली ऑडिट किया था। तो इनको पता चला है कि ये कैंपेन जो है ये सक्सेसफुल रहा है फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस। ऑब्वियसली एडवोकेसी एंड मास मीडिया ने इसमें बहुत ही अच्छी कारगर भूमिका निभाई है, और ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स है उन्होंने भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स अच्छे तरीके से रन किया है, और इसके वजह से इसका नतीजा है अवेयरनेस अच्छा आया है। अब लेकिन की कंस्ट्रेंट्स है, ऐसा NCAER कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन। तो what is the major problem? The major problem of functional and clean toilets are not properly available. अब ये नहीं है, and therefore the girls are discouraged to attend the school regularly. और obviously उसके वजह से ड्रॉप आउट रेट और अटेंडेंस रेट कम हो गया है, उसके वजह से जेंडर गैप एजुकेशन में आ गई, तो ऑब्वियसली इसके वजह से जेंडर इक्वालिटी पर बुरा असर गिर गया। अब इसके साथ जो है क्या का रिपोर्ट क्या कहता है, तो क्या का रिपोर्ट जो है काफी निगेटिव बता रहा है। क्या का रिपोर्ट जो हरियाणा और पंजाब जो है कहा है कि काफी चैलेंजेस है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, फंड बराबर यूज नहीं किया, देयर इज अ मच मोर गैप इन द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स बराबर नहीं है, पर्टिकुलरली एट द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे ये फेल्यूर रही है। तो बड़ा निगेटिव रिपोर्ट क्या बताता है। अब क्या के साथ साथ जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये कहती है कि जो फंड है उसका अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। 43 करोड़ 2016-17 में दिए थे, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, यानी बहुत ही अंडर यूटिलाइजेशन है। साथ में एनरोलमेंट जो है, गर्ल्स का एनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में कम हो गया है, तो ये निगेटिव चीज हमें दिखती है। दैट मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन, देयर माइट बी डेफिनेटली गैप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। साथ में अब पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रिसेंटली व्हाट इट सेड इन इट्स report titled Empowerment of Women Through Education with a special reference to Beti Bachao Andolan, which was tabled on the 9th December 2021. क्या कहती है कि 80% of funds is contributed only on advocacy and the media. ये सिर्फ मीडिया पर खर्चा हो गया है ना। अब ये प्रॉब्लम है, वे मीडिया पर खर्चा कर दिया है, सिर्फ चमकाओ आंदोलन पर खर्चा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना 78.91%। अब भाई ये खर्चा बाकी चीज पर भी होना चाहिए, उनके एम्पावरमेंट पर। जो दो इंडिकेटर्स है, एजुकेशन और हेल्थ, इसमें फोकस हुआ है नहीं। मेजॉरिटी ऑफ फंड इज जस्ट है ना फोकसिंग ऑन जस्ट एडवर्टाइजमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ चमकाओ आंदोलन किया भाई, जो कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स है एजुकेशन और हेल्थ इनपुट यहाँ पे निग्लेक्ट रहा है एरिया। अब इसके वजह से जो है ये कमिटी सम सजेशन करती है। वो क्या कहती है, वो अपने रिकमेंडेशन में कहती है कि भाई देयर इज अ नीड ऑफ मीडिया कैंपेन, बहुत जरूरी है, लोगों तक अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है प्रॉपर वे से एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्चा हो। आपने सिर्फ सब चमका दिया, लेकिन बच्चियों को एजुकेशन नहीं मिला और उनका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहा, तो चमका के क्या फायदा भाई। तो इट्स माइट बी डेफिनेटली वेस्टिंग ऑफ द मनी, है ना। और दूसरा खास बात है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप, तो इसी वजह से स्टेट्स लेवल पर है ना मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, इनको फोकस करना है कि ये स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है, ये इम्प्लीमेंटेशन गैप के लिए प्रॉपर इंटीग्रेशन करने की सख्त जरूरत है। हम देखते हैं अंडर द बैकड्रॉप ऑफ दिस रिपोर्ट्स, तो व्हाट आर द चैलेंजेस टू दिस स्कीम।
स्कीम बेहतरीन है, ऑब्जेक्टिव्स बेहतरीन है, लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सिविक बॉडी सपोर्ट। ग्रास रूट लेवल में जो है दे आर नॉट हैविंग अ मच मोर कैपेबल, सिविक बॉडीज की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, और साथ में उनका प्रॉब्लम यह है कि द पॉलिटिशियंस एट द ग्रास रूट लेवल आर नॉट मैच्योर्ड। दूसरा प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, अभी ये स्कीम में बहुत सारे जो कलेक्टर्स है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने बड़े इनोवेटिव प्रोग्राम्स किए, लेकिन उनकी ट्रांसफर जल्दी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है। साथ में जो है लिंगरिंग ट्रेडिशंस, इट इज अ मेजर इशू, है ना। आज भी ये देखो कि लड़कियों का मैरिज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी मैरिज हो जाना चाहिए, इस पर बहुत कुछ दारोमदार है। बीच में चाइल्ड मैरिज का भी इशू है। चाइल्ड मैरिज अभी ये पैंडेमिक में भी बढ़ गया, तो काफी हद तक जो है सोशल वर्कर्स उन्होंने रोका है, लेकिन इट इज आल्सो इशू, ये भी एक इशू है। साथ में इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। इतनी गरीबी है कि एनजीओज भी एक्सेस नहीं कर पाते, ब्यूरोक्रेसी तो काफी दूर रही, और बिकॉज ऑफ दिस इलिटरेसी दे आर नॉट बीइंग प्रॉपर अवेयर अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ द निग्लेक्टिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, है ना, ये समझ नहीं पाते। और साथ में जो है मेजर इशू है, देयर इज अ माल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक इशू है। द ऑफिशियल्स आर नॉट बीइंग अकाउंटेबल, या इस स्कीम को काफी सीरियसली नहीं लेते। तो दीज आर द सम चैलेंजेस। ये स्कीम चलाने के लिए और पूरी इंप्लीमेंट करने के लिए, ये सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सख्त जरूरत है। पॉलिसी लेवल पर और सुपरवाइजरी लेवल पर इसके ऊपर गौर करेंगे तो ही ये स्कीम काफी हद तक कारगर होगी, एंड देन इट विल बी पॉसिबल टू चेंज द इंडिया एज अ जेंडर इक्वालिटी कॉन्टेक्स्ट, तभी वो बदल सकता है। आई होप सो कि ये आपको समझ आए होंगे। स्कीम में थोड़ा सा ब्रीफली मैंने एनालिसिस कर दिया है। थैंक यू।